अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ और न्यू पाकिस्तान में आज आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। रवा हफ्ते का पहला दिन है, पीर का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा सा वीकेंड स्पेंड किया होगा अपने प्यारों के साथ। और जनाब अगर कोई आपसे रूठ गया है, कोई आपसे अगर नाराज़ हो गया है तो कोशिश करें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, उसको मना लें, उसकी नाराज़गी को ख़त्म कर दें, क्योंकि जो रूठना और जो मनाना है ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो कोशिश करें कि ये जो नाराज़गी है ये सिर्फ ज़बान तक रहे, दिल में अपनों के लिए हमेशा प्यार, मोहब्बत और खरे जज्बात ही रहें। बहरहाल आज न्यू पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है उसकी हाइलाइट्स और जो टॉप स्टोरीज है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। जनाब पहली खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में स्मोक की जो सूरत हाल है, और बहुत सारी खबरों में आपने लाहौर की जो फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से सुना है कि दुनिया के जो है आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है। इस हवाले से बात करेंगे पंजाब के वो कौन कौन से 8 शहर हैं जो इस वक्त आलूद ज़दा हैं और फ़िज़ाई आलूदगी में टॉप पर हैं। इसके साथ साथ जनाब एक बड़ी तशवीशनाक स्टोरी है केपी की से, जहां पर बच्चों के जो अगवा का मामला है वो तशवीशनाक हो चुका है। इस पर क्या अपडेट होगी या क्या सारा मामला है, हमारे साथ जनाब निगत और ज़ई साहिबा प्रोग्राम में होंगी आगे चलकर। साथ साथ हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के नौजवान साइंसदान, उनके कारनामे क्या हैं पाकिस्तान के लिए वो भी हम आपको बताएंगे। और जनाब सर्दियां आ नहीं रही, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों की आमद के साथ ही आपकी और मेरी जो स्किन के मसाइल हैं वो सिमिलर हैं, वो एक हैं। तो यकीनी तौर पर स्किन के, जल्द के मसाइल से रिलेटेड बात होगी। खुश्की एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मसला है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और जनाब एक बहुत ही दर्द दिल रखने वाले फर्द से आपकी मुलाकात करवाएंगे इन न्यू पाकिस्तान, जो बहुत ही खामोशी से माजूर अफराद की मदद करते हैं, लेकिन हमने इनको ढूंढ निकाला है। तो जनाब प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पोल्यूशन के हवाले से, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से। लाहौर का तो चर्चा जिक्र रहा ही है गुज़श्ता कई हफ्तों से कि लाहौर में जो फ़िज़ाई आलूदगी का जो यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर है, विच इज़ सो हॉरिबल। अब जो पंजाब के मज़ीद 8 शहर हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि आलूदा तरीन जो शहर करार पाए हैं उनमें आपने कभी सोचा होगा कि इस्लामाबाद हमारा इतना खूबसूरत सा शहर जो पहाड़ों को काट कर बनाया गया वो 8वें नंबर पर है। कराची का 9वां नंबर है मुल्की फहरिस्त में, और ये जनाब पंजाब के जो है वो आलूदा तरीन शहर है। फहरिस्त लंबी है, बहरहाल आगे पढ़ूंगी। आपको बताएंगे जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब है, उन्होंने स्मोक से बचाव के लिए इक़दामात के लिए जो डीसी के जो इख्तियारात हैं उनमें भी इजाफा कर दिया है। बहरहाल मसनूई बारिश के हवाले से भी बात करेंगे, हुकूमत कितनी संजीदा दिखाई दे रही है, ये सारी बातें जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर इजाज अहमद साहब जो कि माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। दो की खबर कोई बहुत अच्छी नहीं है, पहले तो सिर्फ लाहौर की चर्चा हो रही थी, अब इस्लामाबाद में इस फहरिस्त में शामिल हो गया है और पंजाब के मजीद 8 शहर आलूदा तरीन करार दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। बुनियादी तौर पर तो ये सिलसिला जो है थ्रू आउट द ईयर ही रहता है, लेकिन चूँकि जो फ़िज़ाई आलूदगी में एक जो अहम पहलू है वो डिस्पर्शन का है कि हमारे यहाँ जो हवा चलती रहती है तो उसकी वजह से डिस्पर्स हो जाते हैं पार्टिकल्स, जो भी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं। उसके अलावा बारिश जो है वो डिस्पर्स करती है। अब हम जो देखते हैं, अगर हम सिर्फ इस्लामाबाद के हवाले से बात करें तो इस वक्त तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं कि जिसकी में बारिश जो है, बल्कि शायद 1 महीना ही हो गया कि बारिश नहीं हुई। हवा भी बिल्कुल वो उसकी जो रफ्तार है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डस्ट के और जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, हमारे जो बहुत सारे जो अवामिल हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं, गाड़ियाँ जिसमें सबसे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो हमारी एयर पोल्यूशन है उसमें 43% जो है
वो वहीकुलर एमिशन है जो इसको कॉज करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है वो तकरीबन 25% जो है वो कॉज करती हैं, एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। फिर उसके साथ साथ जो ज़राअत से मुंसलिक जो अवामिल हैं वो भी उसमें शामिल हैं। ईंट के भट्टे गो के इस्लामाबाद में तो नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जो और इसमें एक और जो फैक्टर है वो ये है कि इस्लामाबाद फैल रहा है। इस्लामाबाद की जो चारों तरफ तकरीबन जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, अब कंस्ट्रक्शन हो रही है, सड़कें बन रही हैं, जिसकी वजह से दरख्त जो हैं वो कट रहे हैं। और जो डॉक्टर साहब जिन अवामिल का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन फैक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, नो डाउट वो हमारे इल्म में भी हैं बहुत सारे लोगों के, और उसने बहुत डैमेज भी किया है हमारे एनवायरनमेंट को। आज सुबह ही जब मैं अपने घर से दफ्तर पहुंच रही थी तो चूंकि सर्दी आ चुकी है, अब गाड़ी में एसी लगाने का मौसम नहीं है, तो सोची सफोकेशन के बायस जब मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और वहाँ पर इतनी ट्रैफिक नहीं थी जिस रोड से मैं उस वक्त गुजर रही थी, लेकिन फौरन ही मैंने एहसास किया कि शीशा नीचे करने के बाद मुझे बहुत ही कफिंग स्टार्ट हो चुकी है और मुझे स्नीजिंग आ रही है और मुझे आई फेल्ट एलर्जिक। तो ये सिचुएशन है लाहौर की और इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत तरीन शहर की। तो जिन अवामिल और फैक्टर्स का आपने जिक्र किया है, इसने तकरीबन हमारे माहौल की हर शय को आलूदा किया और हर शय के साथ साथ अभी हमारी सेहत को भी मुतासिर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अब जो ये ड्राइनेस आपने जिस तरह कहा कि सर्दियां भी आ रही हैं और खांसी, नज़ला, जुकाम, डस्ट जो है और पोलूटेंट्स जो हैं, इसमें सिर्फ ये डस्ट नहीं होती बल्कि बहुत से केमिकल्स होते हैं। जब पेट्रोल की बर्निंग होती है तो एग्जॉस्शन होती है, तो उससे बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो फ़ज़ा में शामिल होते हैं। इसी तरह जो बाकी अवामिल हैं, जिस तरह इंडस्ट्रियल पोलूटेंट्स जो हैं, उसमें बहुत से ऐसे अज्जा शामिल हैं जो कि हमें स्किन की एलर्जीज जो हैं, सांस लेने में मसला, जो लंग्स हैं उनके ऊपर असर हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं उसका बायस बनते हैं। और ख़ास तौर पर जब आप देखें कि बच्चे जब इनहेल कर रहे हैं ऐसी हवा जिसका कोई मुतबादिल नहीं है आपके पास, आप सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन लेकर नहीं घूम सकते, तो उससे हर कोई सफ़र कर रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि प्रोटेक्शन जितनी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आइज़ जो है आँखों का जो जिल्द है हमारी वो से मुतासिर हो सकती है, उससे हमारा जो लंग्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मुतासिर हो सकता है। लेकिन असल मसला जो है वो ये है कि ये सिर्फ थोड़ी एक सर्दियों की बात नहीं है, थ्रू आउट द ईयर ही ये पोलूटेंट्स जो हैं वो रहते हैं। सर्दियों में ये चूँकि कंडेंस होके नीचे आ जाते हैं, इसलिए हम उससे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। गर्मियों में भी इसके असरात तकरीबन उसी तरह होते हैं, लेकिन चूँकि वो डिस्पर्स ज़्यादा हो चुके होते हैं इसलिए हमें महसूस नहीं होता। होना तो जो भी अवामिल हैं ये थ्रू आउट द ईयर जो है ये पाए जाते हैं, लेकिन डिस्पर्शन की वजह से ये मसला जो है वो गर्मियों में आलूदगी है, ये किसी अब कहा जाए कि अगर केयरलेस की गई या तवज्जो नहीं दी गई तो ये एक साल की लापरवाही का खुमियाजा नहीं है जो हम भुगत रहे हैं। ये बहुत देर से हमारे माहौल के साथ ये मामला जुड़े आ रहे हैं, जिन फैक्टर्स की तरफ आपने इशारा किया है। तो कोई क्या इक़दाम क्यों नहीं लिए गए? गाड़ियों का शहर में बढ़ते चले जाना और फिर जो सनती आलूदगी है उस पर काबू ना रख पाना, धुएं का बढ़ते चले जाना, दरख्त ना लगा सकना शहरों में, अब क्या हुकूमत संजीदा नहीं दिखाई दी इस हवाले? जी देखें, ये असल में कभी भी किसी तरह भी ये प्रायोरिटी उस तरह नहीं रही। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि शायद ये चूँकि विजिबल इस तरह नहीं है कि जी अगर कोई भी काम करते हैं आप हवा साफ़ हो जाती है तो किसी को उस तरह शायद नज़र ना आए। हालांकि इससे जो नुकसानात हैं वो लामुतनाही हैं, आप काउंटलेस हैं। मतलब है कि आपको पता नहीं है कि हम एक पूरी जो जनरेशन है वो उसको बीमार कर रहे हैं। अब ये मसाइल जो हैं ये कोई आज के मसले नहीं है। ये मैं जनरली बात करता हूँ कि एक दरख्त जब आप लगाते हैं उसको मैच्योर होने में 40-50 साल लग जाते हैं, लेकिन जब आप काटते हैं उसको 1 मिनट लगता है। तो आप जो तबाही है वो बड़ी आसान है, आप 1 मिनट में उस चीज़ को तबाह कर देते हैं जो 40-50 साल से जो है वो डेवलप हो रही है।
अब आपने अगर उसको दोबारा बेहतर करना है तो आपको 40-50 साल जो है और मजीद चाहिए। तो इसलिए ये जो है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, स्लोली ये जो है चीज़ें वो कंट्रोल होती हैं। लेकिन अगर हम अभी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो अगले हम 20-25 साल इस तरह सफ़र करते रहेंगे। तो ज़रूरत तो इस अमर की है और हुकूमती सतह पर मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत ने जो बहुत अच्छा काम किया है वो है बिलियन ट्री जो सुनामी प्लांटेशन है। इसके शायद असरात अगले 10, 12, 15 साल बाद हमें जो है वो ज़्यादा महसूस होंगे। ज़्यादा पौधे ज्यादा बिल्कुल हुकूमत को इस पर सोचना पड़ेगा। और सर डॉक्टर साहब आप ऐसे समझते हैं कि अब हुकूमत को जो रिवायती इक़दाम हमेशा उठाए जाते हैं अब उनसे हटकर भी कुछ सोचना होगा? जैसे कि चाइना की अगर हम लोग एग्जांपल लें तो वहां पर जो एयर ब्लो का जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पास इस तरह के रिसोर्सेज मौजूद हैं? और अभी मैं यहाँ पर आपको बताती भी चलूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के जो साइंटिस्ट या जो सीनियर हैं वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मसनूई बारिश के हवाले से। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? जी ये एक टेम्परेरी हल तो है, आर्जी हल है कि जब हम देखें एयर पोल्यूशन का जो इशू होता है वो ये है कि आपने एक जगह पे अगर एयर को बेहतर कर दिया, उसकी क्वालिटी को बेहतर कर दिया, हवा चलती है तो दूसरी साइडों से इधर उधर से भी हवा आएगी, दोबारा उसी तरह जो है वो सिचुएशन हो जाएगी। अब हमारे यहाँ अगर हम यहाँ पे बेहतर हो जाएं हालात तो इंडिया से बहुत से पोल्यूटेंट्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं क्योंकि हवा का रुख जो है वो इस वक्त इंडिया से पाकिस्तान की तरफ है। तो इसलिए जो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है। जो ये आर्टिफिशियल जो बारिश होती है उससे आर्जी तौर पर कुछ देर के लिए, कुछ अरसे के लिए तो और ये बहुत अच्छा है, एक सोल्यूशन आर्जी तौर पर भी अगर फाका हो रहा है या आर्जी तौर पर भी अगर मसले का हल निकल रहा है तो इट्स बेटर के बजाय कि उससे फाइट किया जाए जो आलूदगी इस वक्त हमारी फिजा में मौजूद है। बहरहाल जिन अफराद को, जो बुजुर्ग अफराद है जिनको सांस से रिलेटेड मसले और ख़ासकर बच्चे, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, थोड़ी सी वीक होती है, तो ऐसे अफराद को अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर के भी दरवाजे खिड़कियाँ कोशिश करें कि बिला वजह ना खोलें और अगर आप लोग बाहर जाएं तो मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी तौर पर करें ताकि सांस से मुतल्लिक जो है उससे जो रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे आप तमाम लोग बच सकें। जनाब प्रोग्राम में लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद जैसा कि आपने जिक्र किया था KPK में जो बच्चों के अगवा का मामला है उस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदा के बंदे हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदे से प्यार है। जनाब आज एक ऐसे ही शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में खुद बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात देखे, लेकिन जो दर्द दिल का जो जज्बा या जो इंसानियत का जज्बा था वो उनसे कोई अलग नहीं कर पाया। हमारे साथ आज इस सेगमेंट में PA शाकिर साहब मौजूद हैं। मैं आपकी मशकूर हूँ शाकिर साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम में आज जो वक्त निकाला। शाकिर साहब जो है वो उन तमाम लोगों के लिए हमदर्दी रखते हैं। वैसे तो इनकी जो अपनी कहानी है, जो इनकी अपनी ज़िंदगी की दास्तान है, वो तो हम शाकिर साहब से ही जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने बाजू खोए और ज़िंदगी की कठिनाइयों और मुश्किल फेजेस का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने वो लोग जो इन कठिनाइयों से गुजर रहे थे उनके बारे में सोचा, हमदर्दी का जज्बा रखा और एक फलाही इदारा कायम किया। स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन के बानी भी हैं, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शाकिर साहब आप सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, हमने आपकी वीडियो भी देखी, मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन के साथ भी अगर वो हम वीडियो शेयर कर सकें जिसमें आप टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप काफ़ी सारे काम भी कर सकते हैं। उस पर तो हम आएंगे ही, उस पर हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये हादसा आपकी ज़िंदगी में कब और कैसे पेश आया, हमारे देखने वाले ऑडियंस को, नाजरीन को बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं साबका बॉक्सर हूँ पाकिस्तान आर्मी का। 12 साल मैंने पाकिस्तान आर्मी में बॉक्सिंग खेली और उन 12 सालों में मैं एक बार भी नॉकआउट नहीं हुआ माशाल्लाह।
और इस वक्त भी मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके आया हूँ। अमेजिंग। और उर्दू इंग्लिश टाइपिंग में खुद करता हूँ, उर्दू और पंजाबी का शायर हूँ। और पाकिस्तान के जब मैच हुए हैं कबड्डी के, तो उनमें कमेंट्री होती रही, तो हाफिज़ मोहम्मद अमजद साहब हैं, बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं हमारे, तो वो मेरा कलाम पढ़ते रहे उसमें, एक ओडी खेड पंजाब दी सदियों तो पहचान। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का फजल है। मैंने अपने शेर में इसको इस तरह से बयान किया कि है ज़िंदगी मुश्किल घबराया नहीं शाकिर, खुदा की मेहरबानी से हमेशा ही रहा पुरदम, खुदा की मेहरबानी से हमेशा ही रहा पुरदम, अगरचे जिंदगी मुश्किल है घबराया नहीं शाकिर। क्या बात, बहुत खूब। और इस शेर में भी हमें एक मोटिवेशन मिल रही है, एक जज्बा मिल रहा है कि अगर कोई इंसान गिर भी जाता है तो उसको दोबारा उठ खड़े कैसे होना है और खुदा की नेमतों से मायूस नहीं होना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आपने जो बताया कि आप खुद से ड्राइव करके अभी यहाँ तक पहुँचते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बस ये अल्लाह की मेहरबानी से है। आप अगर दुआए सफ़र पे गौर फरमाएं कि पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, वरना हम इस काबिल न थे। तो तारीफ तो अल्लाह पाक की है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास ये वीडियो भी है, हम अपनी ऑडियंस को दिखा रहे हैं, दोबारा से दिखाइएगा ज़रा वही वाला क्लिप, खासकर गाड़ी का मैं दिखाना चाह रही हूँ कि कितनी इंस्पिरेशन है, हम कितनी अपनी ज़िंदगी में सोहल हो चुके हैं, हाथ पैर सलामत होने के बावजूद हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों पर हम शुक्रगुजारी हरगिज़ नहीं करते हैं। ऐसे में ही शाकिर साहब उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल हैं, एक एग्जाम्पल हैं। हैट्स ऑफ टू यू सर कि आप मिसाल बने ऐसे तमाम लोगों के लिए। और गाड़ी चलाकर आना, दैट वाज रियली रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। इसके अलावा आप सारे अपने काम काज खुद कर लेते हैं सर? तकरीबन मैं समझता हूँ कि 90% काम मैं अपने खुद कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने खुद करूँ। ये हादसा कैसे कब हुआ? ये 4 दिसंबर 2002 को 11,000 वोल्ट की लाइन से बिजली का करंट लगने 2011 को 2002 जी 19 साल हो गए। 19 साल हो गए इस इंसिडेंट को जी। अच्छा, बिजली का करंट लगा और आपके दोनों बाजू चले गए? दोनों बाजू मेरे जल गए। ये अब्डोमेन सारा ओपन हो गया था और दिल फेफड़े सामने नजर आ रहे थे। जो भी शख्स देखता था वो कहता था ये जिंदा नहीं बचेगा। और सर आप उस वक्त बॉक्सिंग कर रहे थे? नहीं, उस वक्त मैं 2 दिन की छुट्टी पे था। अच्छा। लेकिन ये है कि वो ये हादसे के मैं बात बता रहा हूँ कि मेरे ये अब्डामन ओपन हो गया, दिल फेफड़े सामने नजर आ रहे थे और जो भी शख्स देखता था वो पहली नजर में कहता था कि ये अब जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था या होप थी? नहीं, डॉक्टर्स उस वक्त जो है CMH लाहौर में मेरा इलाज हुआ 1 साल, तो डॉक्टर्स ने बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़ी और 72 बैग। एक्चुअली डॉक्टर्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी, एक्चुअली आपने सर उम्मीद नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि जब किसी भी इंसान की जिंदगी में ऐसा हादसा हो जाता है, मैं तो यहाँ पे जरूर बात करना चाहूंगी कि अगर हम अपने किसी जॉब इंटरव्यू में ही फेल हो जाते हैं, हम कहते हैं हाय बड़ा डिप्रेशन हो गया है, हाय बस जिंदगी से बड़े गिले हैं, हाय ये हमारे साथ ही क्यों हो गया। तो जब आपको लोगों ने कहा कि ये सर्वाइव नहीं करेगा, डॉक्टर्स ने दो के होप दी और जब आप रिकवर करके फाइनली अपने ट्रीटमेंट के बाद घर पहुंचे, तो किस फेज से गुजरे? आपको भी ये सारा डिप्रेशन, मायूसी, नाउमीदी क्या कुछ हिस्से के लिए हुई? और अगर हुई तो उठ खड़े कैसे हुए? डेफिनेटली फिजिकली मैं 0 पॉइंट पे था और एक मतलब न्यू लाइफस्टाइल मेरा शुरू हो रहा था, तो उसमें मैंने हर चीज़ को सीखा कि मैंने अब कैसे सर्वाइव करना है। और फिर इलाज के दौरान मैंने अपने रब से वादा किया कि या अल्लाह अगर मैं ज़िंदा बच गया तो मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा जो माजूर भी हैं और गरीब भी हैं। लफ्ज़ माजूर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ स्पेशल पर्सन कहने से उन लोगों के मसाइल हल नहीं हो जाते जब तक हम अमली तौर पे उनकी खिदमत ना करें। तो इसी सिलसिले में 3 दिसंबर, तो यानी कि आपने अपने रब से दुआ की कि अगर मैं सही सलामत या मुझे ज़िंदगी मिली तो मैं, एक आपने दुआ की, यानी कि आप उम्मीद खो बैठे थे एक लम्हे पर आकर? नहीं, उम्मीद तो मैंने किसी सूरत में, हाँ जी, उम्मीद मेरा। कोई सपोर्ट था आपके साथ? कोई बीवी, कोई फैमिली, कोई पेरेंट्स, कोई एक होता है ना, कोई सपोर्ट होता है कि बड़ा हौसला मिलता है, आपका सपोर्ट सिस्टम कौन था? क्योंकि लोग जब जिंदगी में तो हार ही जाते हैं ना। ये स्पोर्ट सिस्टम तो मादी है ना, दुनियावी है। अच्छा। जो असल स्पोर्ट है वो तो अंदर है आपका, वो तो मेरे बातें ने अंदर, ये तो अल्लाह पाक का फजल है, करम है। जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया तो अल्लाह ने मुझे एक मौजज़ा दिखाया। एक तो मैं रोज़े के साथ था, ये रमज़ान शरीफ का वाक़या है क्योंकि मैं ईद लीव पे था। तो दूसरा ये है कि मैंने फ़ौरन जो है ना आसमान बिल्कुल वाइट कलर का मुझे नज़र आया और उसमें गहरे सुर्ख रंग से लिखा हुआ नज़र आया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मैंने अपनी जागती आंखों से ये मौजज़ा देखा है। मैंने कलमा शरीफ पढ़ा है, फिर मैंने तीसरा कलमा पढ़ा है
अब मैं सोच रहा हूँ बर्निंग हो रही है, शोले उठ रहे हैं ऐसे, जिसम मेरा, मैं जिंदा जल रहा हूँ। मैंने कहा यार जल के तो वैसे मर रहा हूँ, तो दुरूद शरीफ पढ़ लूँ। जैसे ही मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है, धमाका हुआ, लाइट चली गई। अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं आपसे आपकी शायरी के थ्रू आपके जज्बात भी मैं जानना चाहूँगी, आपसे भी जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर आप किस तरह की शायरी करते हैं। हम फरामोश नहीं कर सकते हैं, अगला महीना जो हमारे पास आ रहा है दिसंबर का है, और मेरे लिए बहुत ही दुख और तकलीफ़ का दिन होता है। 16 दिसंबर आपको पता है कि अब APS का हादसा भी हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपनी औलाद, जो कि ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा आपके होते हैं, उनको खो दिया। वो लोग ज़िंदगी में कभी वापस लौट नहीं सकते। उन माँ बाप, उन वालिदैन को भी मैं यहाँ पे याद करते हुए, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने जिस्मानी अज़ा खो बैठते हैं, जो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। मैं चाहूँगी आप अपनी शायरी के थ्रू अगर उनको मोटिवेट करें या कोई पैगाम देना चाहें, तो आप किस तरह से वो मैसेज देंगे ऐसे तमाम लोगों को? जी, जो आपने जिक्र किया 16 दिसंबर का, तो उस हवाले से मेरी एक नज़म थी कि ज़ालिमों ने फूल से बच्चों को मारी गोलियां, इस खबर ने दिल में अपने भी उतारी गोलियां। तो ये पूरी एक नज़म है जो मैंने फेसबुक पे भी लगाई थी, सोशल मीडिया पे। तो 3 दिसंबर मैं जिक्र कर रहा था कि 3 दिसंबर आलमी दिन है माजूर अफराद का। तो उस दिन को हम प्रोग्राम में कर रहे हैं। लाहौर सोसाइटी लायंस क्लब इंटरनेशनल का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो हम मिल के ये खिदमत का सफ़र तय कर रहे हैं, लाहौर सोसाइटी लायंस क्लब और स्पिरिट वेलफेयर फाउंडेशन। तो हमारा MOU साइन हुआ है और 3 दिसंबर को हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह तकरीबन 200 के करीब जो स्पेशल पर्सनस हैं या बेवा ख़वातीन हैं या डिज़र्विंग पर्सनस हैं, उनको हम गर्म बिस्तर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये खिदमत का जो काम है, इसके साथ साथ जो मैंने स्पेशली हिम्मत और हौसले की जो बात की है, हमेशा मैंने कभी नाउमीदी की बात नहीं की। और ये मैंने जो सबक है ये सीखा है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से। क्या बात कि बाकी जो शुअरा हैं उनकी गज़लों में, नज़मों में मायूसी थी, लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कौम को जगाया, उनको उनके अंदर एक हौसला पैदा किया, हौसले को बेदार किया। तो इसी तरह मैंने, मेरे वो रूहानी उस्ताद हैं हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, तो उस हवाले से पंजाबी में तो मैंने कहा कि डाडी रही तकदीर ते बावां नहीं रही, पर साडे लबां ते फिर भी हावां नहीं रही। ते जे कोई जज्बे नाल वधावे कदमां नूं, ओहदे लई फिर औखियां रावां नहीं रही। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसी तरह उर्दू में मैंने कहा कि ख्वाहिशें दिल में बसा ली तो उजड़ सकता हूँ, ख्वाहिशें दिल में बसा ली तो उजड़ सकता हूँ, ख्वाब बुनते हुए मैं खुद भी उधड़ सकता हूँ। बहुत खूब शाकिर साहब, बहुत खूब। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना और इसी में मैं आप कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। आगे है कि 6 सितंबर को किया, मैंने शॉर्ट किया क्योंकि प्रोग्राम का वक्त कम है, कि 6 सितंबर को किया मेरे बुजुर्गों ने दिफा, फख्र से तान के सीना में अकड़ सकता हूँ, मुझे मजलूम न समझो के कटे बाजुओं से मैं भी जालिम का गिरबान पकड़ सकता हूँ। वेरी नाइस, बहुत खूब, बहुत खूब। इंस्पिरेशन है यकीनी तौर पर आप, और जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका फ़िलाही इदारा जो स्पिरिट फाउंडेशन काम कर रही है, जो माजूर अफराद को व्हील चेयर फराहम करने का सिलसिला जारी है, उस पर भी मैं आपको हैट्स ऑफ कहती हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ हमेशा बड़ी दुखती है कि हमारे यहाँ, जैसा कि आपने बोला कि स्पेशल कह देने से मसाइल ख़त्म नहीं होते हैं। माजूर तो माजूर ही रहेगा ना, उसके जब तक मसले हल नहीं होंगे, हम उसको स्पेशल कह के क्या सिर्फ एक लफ्ज़ से खुश कर देंगे? तो जो भी इतने हमारे स्पेशल पर्सन हमारे आसपास हैं, उनकी नौकरी के हवाले से भी कुछ होना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए। कितने फलाही इदारे या कितने आप जैसे लोग आएंगे जो कुछ करेंगे, जब तक रियासत जो है वो संजीदा नहीं होगी उस पर? असल में ऐसा है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, वो सबसे बड़ा मसला है स्पेशल पर्सनस का। और इस पे मैंने इंग्लिश में भी मेरी एक नज़्म है कि स्पेशल पर्सनस नीड स्पेशल अटेंशन एंड सर्कमस्टेंसेस गिव देम ओनली टेंशन। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, जब तक उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन वाला मामला नहीं ख़त्म होगा ना, तो उनके लिए उनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकती हैं किसी भी मामले में। हम ये चाहते हैं कि फ़र्ज़ पूरा कर, पहले ये होता था कि लोग, मिसाल दे रहा हूँ एक, कि लोग अजान का इंतज़ार करते थे कि अजान होगी तो हमने नमाज़ पढ़नी है। अब लोग अजान का इंतज़ार करते हैं कि ये ख़त्म हो तो हम अपनी बात शुरू करें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। तो बात सिर्फ ये है कि हम टोटली बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि किस दौड़ में दुनिया लगी हुई है। ज़माना तब्दील हो गया, बदल गया, शायद नए दौर की नई रीत
आ गई है। अच्छा तो सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि चूंकि आप इतनी पॉजिटिव बातें माशाल्लाह कर रहे हैं, तो आपको यकीनी तौर पे कुछ लेक्चर्स भी देने चाहिए ऐसे तमाम स्पेशल पर्सन के लिए। ना उम्मीदी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के शख्स के दिल में तो फिर उमड़ पड़ती है ना, आ ही जाती है, तो इस हवाले से भी आपकी फाउंडेशन को कुछ काम करना चाहिए। जी, अल्लाह के फजल करम से मैं खुद जाके अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लेक्चर डिलीवर करता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर डिलीवर करता हूँ। उसका मैं किसी किस्म का मुआवजा नहीं लेता, क्योंकि ये मैं खिदमत का सफ़र है तो फिर खिदमत के तौर पे कर रहा हूँ। और मेरी दुआ है कि आपकी ये जो हिम्मत है और ये जो आपका जज्बा है, हमदर्दी का जज्बा है, ये हमेशा ऐसे ही कायमो दायम रहे और आप ऐसे ही जो खूबसूरत काम हैं वो करते रहें। और ऐसे ही खूबसूरत लोग अगर हमारे मुआशरे में थोड़े से और बढ़ जाएंगे तो क्या ही बात होगी। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर से कि आपने वक्त निकाला, आपके तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन हम आपसे जनाब इजाज़त नहीं ले रहे हैं, छोटे से वक्फे पर जाएंगे, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद वापस आपको प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। और अल्लामा इकबाल की शायरी का अगर जिक्र किया जाए या कायद मिल्लत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कौम के जिस जवान का जिक्र किया या जिससे उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की, यकीनी तौर पर वही नौजवान हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं। और एक ऐसे ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल से हम आपकी मुलाकात आज नियो पाकिस्तान में करवा रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही कम उम्री में अपना लोहा बनवा दिया। मैं बात कर रही हूं जनाब मोहम्मद शहीद नियाजी की, जिन्होंने सिर्फ 16 बरस की उम्र में अपना तहकीकी मजमून जो कि रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस जर्नल में शाया हुआ और इसी जर्नल में, इसी जरीदे में आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान न्यूटन का मकाला भी शाया हुआ था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है जनाब। लेकिन हाँ, न्यूटन की उम्र उस वक्त 17 बरस थी, मोहम्मद शहीद का मकाला जब शाया हुआ तो उनकी उम्र 16 बरस थी जनाब। अच्छा जनाब, ये भी हम आपको बताएं कि मोहम्मद शहीद नियाजी को यूथ अवार्ड से भी, नेशनल यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके अलावा जो फोर्ब्स है उसने 2018 में 30 बरस से कम उम्र जो नुमाया अफराद की फहरिस्त आपको पता है कि शाया होती है, उस फहरिस्त में शहीद नियाजी का नाम भी शामिल है। और उन्होंने अपनी तहकीक से बहुत सारे जो तजुर्बाकार साइंसदान हैं उनको हैरत में मुब्तला कर दिया। और इससे हमें भी ये इंदिया मिलता है कि जो मोहम्मद शहीद नियाजी का जो मुस्तकबिल है वो कितना रोशन है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वो एक बड़े साइंसदान ज़रूर बनेंगे, उसका रूप ज़रूर धारेंगे। इस वक्त मोहम्मद शहीद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम शहीद, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आपको नेशनल यूथ अवार्ड से नवाजा गया है। क्या कहेंगे इस अवार्ड पर और अपनी रिसर्च के हवाले से ज़रूर हमें बताइएगा। वालेकुम सलाम। भी था कि मतलब नेशनल यूथ अवार्ड मिला है, ये ना मिनहाज यूथ लीग की तरफ से, मतलब उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था यूथ को स्पोर्ट्स में, साइंस में और जितने भी बाकी फील्ड होती हैं उनमें उनको इनकरेज करने के लिए। तो मेरा बेसिकली इनिशियली साइंस से ताल्लुक है। मैंने रिसर्च की थी 16 साल की उम्र में हनीकॉम, इलेक्ट्रिकल हनीकॉम में, जो मैंने रॉयल सोसाइटी ऑफ ओपन साइंस में पब्लिश किया था। ये तो इसके बाद फिर मैंने एक हमारा बलूचिस्तान में जो मेटीरियल भी गिरा था 2020 में, तो उसको मैंने मतलब फाइंड किया था एंड मतलब ट्रैक किया था, उसके जो रिमेनिंग पीसेस रह गए थे यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, और उसको प्रिजर्व किया हुआ है मेरे पास। एक इसी तरह मैंने एक डिजिटल म्यूजियम भी फाउंड किया है ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैं पाकिस्तान की इसी तरह की जो पुरानी ट्रेजर्स होती हैं और हमारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं उनको मैं प्रिजर्व करता हूँ और लाइक उनको शोकेस करता हूँ हमारी जो अवाम है उनको, ताकि एक अवेयरनेस मिले कि हमारे पास इस तरह की चीज़ें भी मिलती हैं और दे आर नॉट समथिंग विच यू थ्रो अवे बट दे आर वेरी वैल्यूबल थिंग, तो आप प्रोटेक्ट करना चाहिए जिन चीज़ों को। इसी के अंडर मैंने ये जो मटीरियल भी था इसको मैंने प्रिजर्व किया और हम मतलब जो मेरा म्यूजियम है ये द ओनली वन इन पाकिस्तान विच हैज अ पीस ऑफ द ज़ोब राइट नाउ, जो मैं डिस्प्ले भी करूँगा इंशाल्लाह डिफरेंट साइंस फेयर्स पे, एग्जीबिशन वगैरह पे।
अच्छा, हम अपनी ऑडियंस को यहाँ पे बताते चलें कि जो आपकी तहकीक की जो सबसे ख़ास बात या मुनफरद बात है वो हम शेयर कर रहे हैं कि जब ऑयल में बरक़ी लहरें पास होती हैं तो शहद की मक्खी के हूबहू तस्वीर बनती है। अच्छा शहीर बताइएगा, इससे पहले भी इस तरह की रिसर्च पर कभी कोई काम हुआ इन पास्ट माजी में? ये जो रिसर्च थी इलेक्ट्रिकल हनीकॉम्ब, इसमें बेसिकली ऑयल की लेयर पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो जो एक सेल से बन जाते हैं उसके, जैसे आप शायद मक्खी छत्ते को काटते हैं तो उसमें ना आपको हेक्सागोन शेप के सेल्स नजर आते हैं। तो इससे पहले इसमें 4-5 ही रिसर्चेस हुई थी 1970s और 1990s में, तो वो मतलब बेसिक रिसर्च थी उनके बारे में, तो इतनी ज्यादा रिसर्च नहीं थी इस स्पेसिफिक चीज के बारे में। शहीर, बचपन से ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग रही है? बचपन में स्टूडेंट कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे और ऑब्जर्वेशन कैसी थी? क्या नई नई चीजों पर तजुर्बे करते आ रहे हो बचपन से ही? हाँ जी, एक्सपेरिमेंटेशन और ये तजुर्बात का तो बचपन से ही मतलब शौक है। एकेडमिकली भी मैं मतलब नॉर्मल स्टूडेंट जो टॉप 5 टॉप 10 में आता है उस तरह का कंसीडर किया जाता हूँ। ग्रेड्स मेरे वैसे एवरेज होते, इतने खास नहीं होते थे कभी कभी, मगर एंड पे फाइनल में आ जाते थे अच्छे। इसके अलावा तो अच्छा शहीद, कैसे डिफरेंट थे बाकी स्टूडेंट से, मैं जानना चाह रही हूँ। बाकी स्टूडेंट्स से डिफरेंट आई डोंट थिंक सो। अगर आप मुझे मतलब देखें एक नॉर्मल स्कूल या यूनिवर्सिटी सेटिंग में तो आपको ज़्यादा वैसे फ़र्क नहीं मालूम होगा। अगर घर पे जाके फिर जो मैं अपनी जो बात वगैरह करता था तो शायद उसी में ही कोई फ़र्क हो कि मैं ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेस्टेड था कि भाई स्कूल से बाहर निकल के चीज़ें करूँ। अच्छा, तो जब ये आप रिसर्च कर रहे थे तो आपको आइडिया था, इल्म था, नॉलेज था कि ये गैर मामूली किस्म की रिसर्च है जिसने आपको भी गैर मामूली बना दिया? ये मुझे मालूम था कि मतलब रिसर्च इटसेल्फ है ये कोई बड़ी खास चीज़ है। अपना मुझे इतना नहीं पता था कि इतनी मतलब उसमें इम्पोर्टेंस मिल जाएगी इस रिसर्च को, पर मुझे क्योंकि इलेक्ट्रिक फिनोमेना का काफ़ी शौक था तो ये जो रिसर्च थी ये मेरे दिल के काफ़ी करीब थी, क्योंकि मुझे ना इलेक्ट्रिक फिनोमेना का काफ़ी शौक था कि भाई इससे कुछ हो सकता है या नहीं, तो हाई वोल्टेजेस वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो बताइए शहीर, फर्दर क्या इरादे हैं आपके, फ्यूचर में क्या करने के इरादे हैं? तालीम के हवाले से भी बताइएगा, प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बताइएगा। अभी मैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में BS फिजिक्स कर रहा हूँ। अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है एंड इसके बाद मैं मास्टर्स भी करूँगा फिजिक्स में और इंशाल्लाह PhD भी करूँगा और होपफुली और रिसर्च अभी भी कंटिन्यू जा रही है। साथ साथ अपना डिजिटल म्यूजियम भी चला रहा हूँ मैं एंड उसको भी इंशाल्लाह करना है कि प्रॉपर वो सेटअप भी बन जाए उसका भी, और फिजिक्स के रिलेटेड भी ये भी गोल है कि नोबेल प्राइज भी जीतना है इंशाल्लाह किसी दिन पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह बहुत कम उम्र में आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा आप अचीव कर रहे हो और बहुत आप राइट ट्रैक पे हो, लेकिन हमें हमेशा ये शिकवा तो नहीं कह सकते, हर एक की इट्स इंडिविजुअल चॉइस, लेकिन हमारे जितने भी ज़हीन बच्चे होते हैं, जो लाइक फाइक बच्चे होते हैं, जो हमारी क्रीम होती है, वो हमेशा फर्दर स्टडी के लिए या जॉब्स के लिए वो अब्रॉड चले जाते हैं। तो आपके जनाब क्या इरादे हैं? अब्रॉड भी अगर चले भी जाते हैं तो मतलब वापस भी आ ही जाते हैं लोग, बाहर से स्किल्स लेके भी वापस भी आ जाते हैं लोग। नॉट अ बिग डील। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो बंदे पे डिपेंड करता है। मतलब मुझे तो शौक है कि पाकिस्तान में ही रह के करना है कुछ, चाहे बाहर से पढ़ूं चाहे यहाँ से पढ़ूं। थैंक यू सो मच शहीर, आपने हमें ज्वाइन किया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्दर प्रोजेक्ट्स, आपके थीसिस के लिए, आपकी तालीम के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर जिन्होंने आपको सुना उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम में जनाब लेंगे यहाँ पे वक्फा, इट्स हेडलाइन ब्रेक। हेडलाइन ब्रेक से आप जरा अपडेट हो पाकिस्तान भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, और हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने हमें अभी अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया है। आपको जनाब एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अब जरा कराची वालों के लिए जनाब खबरें आ रही हैं तो उस हवाले से बात करेंगे। चूंकि लाहौर की हमने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी कि लाहौर में जो पोल्यूशन है उस हवाले से हमने आपको अपडेट किया, और अब कराची में जो सर्द हवाओं का राज है इस हवाले से हम जनाब बात करेंगे कि जनाब शहर कायद में जो मौसमियाती जो सर्दियां जनाब खैर आ रही हैं। आपको बताएं कि जनाब महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि जो दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनाब चल रही है। इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जनाब जो गेस्ट मौजूद है सरदार सरफराज साहब, डायरेक्टर मेट ऑफिसर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर बताइएगा, कराची के मौसम के हवाले से सर्द हवाओं का राज बिलाखिर कायम हो चुका शहर कायद में। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए वो कल चली थी हवा कुछ 10-12 नॉटिकल माइल, आप कह लें 24-25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चलती रही है। तो वो ये कोई मुस्तकिल फीचर नहीं थी, मतलब आज नहीं है कोई हवा, वो सिर्फ कल तक था। उसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि मुसलसल ही अब चलती रहेगी। कराची का मौसम जनरली दिन में तो अच्छी धूप होती है, दिन में तो सर्दी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन रात में और सुबह में हल्की सी खुनकी हो रही है, जैसे 16-17 की रेंज में चल रहा है टेम्परेचर। और आगे जो है इसमें मजीद कमी आएगी, जाहिर है ग्रेजुअली कमी आएगी। नवंबर में अमूमन 15-16 डिग्री के दरमियान ही रहते हैं रात का टेम्परेचर, और फिर दिसंबर में जाके अमूमन ज्यादा सर्दी आती है, 10-12 डिग्री के रेंज में आ जाता है टेम्परेचर, तो फिर सर्दी ज्यादा फील होती है यहाँ पर जी। अच्छा सरफराज साहब, जैसे कि हमने बार बार जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स भी शाया हो रहे हैं, जो स्मोग जो यानी कि फिजाई आलूदगी है और जो लाहौर में जो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, या पंजाब के दीगर 8 शहर भी इसमें शामिल हो चुके हैं, तो पंजाब को तो ओवरऑल एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। कराची में भी क्या स्मोग है? नहीं जी, कराची में कोई स्मोग नहीं होती। अलबत्ता ये है कि आजकल जो सर्दियों के दिनों में हवा जो उसका रुख होता है वो अमूमन खुश्क और रेगिस्तानी इलाकों की तरफ से होता है, यानी शुमाल मशरक और मशरक की जानिब से कराची के ऊपर हवा चलती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 2-3 महीने इस तरह से जनरली ट्रेंड ये होता है। तो जाहिर सी बात है वो अमूमन विंड काम होती है, यानी बहुत लाइट विंड होती है, कुछ ज़्यादा नहीं चल रही होती, तो उसमें कुछ ना कुछ ये सरफेस पे भी और उस ऊपर लोअर एटमॉस्फेयर यानी 5000 फीट आप कहें 10,000 फीट। सरफराज साहब, वैसे कराची वाले तो सर्द मौसम का इंतजार ही करते रहते हैं। मुझे लगता है कि वो जो स्वेटर्स और जैकेट्स जो सारी शॉपिंग की होती है ना, वो पहनी नहीं जाती हैं। तो कराची वालों को तो बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, इसलिए जब भी लाहौर ट्रैवल करते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं लाहौर के मौसम को। मुझे बताएगा कि आने वाले दिनों में, कुछ हफ्तों में जो है वो कराची का जो मौसमियाती मंजरनामा है, क्या वो तब्दील होने जा रहा है? जी बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको कि नवंबर का महीना तो इतना ज्यादा सर्द नहीं होता, लेकिन दिसंबर, खासकर मिड दिसंबर के बाद अमूमन ये होता है कि 10 दिसंबर या ज्यादा से ज्यादा 15 दिसंबर के बाद, फिर जनवरी के एंड तक या फरवरी के पहले हफ्ते तक, ये जो 1.5 से 2 महीने कह लें आप, उसमें से होती है कराची में। और एक्सपेक्टेड यही है कि वही 15 दिसंबर के बाद फिर सर्दी मतलब थोड़ी सी ज्यादा होगी कराची में, और गर्म कपड़े लोग पहन सकेंगे। थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इन न्यू पाकिस्तान। जनाब बढ़ेंगे प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे की जानिब, ब्रेक की जानिब। बड़े ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आप ये जो स्किन रिलेटेड इशू हैं, जल्द से जो मुतालिक मसाइल हैं, बालों से मुतालिक जो मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, तो साथ रहिएगा, कहीं मत जाइए। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। और जैसा कि प्रोग्राम के शुरू से ही मैं कहती जा रही हूँ तमाम खवातीन के लिए कि भाई स्किन पे बात होगी, स्किन पे बात होगी। अब तो खवातीन भी सोच रही है कि स्किन पे बात होगी या नहीं होगी। तो बिलाखिर जनाब हम अपने उस सेगमेंट को आन पहुँचे हैं जहाँ पर हम जिल्द से मसाइल की बात करेंगे। और चूँकि विंटर्स हैं, तो विंटर्स में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो जो सबसे बड़ा मसला रहता है वो ड्राइनेस रहता है, यानी कि खुश्की का सामना बहुत लोगों को करना पड़ता है। और
कुछ लोगों के लिए वो बहुत इचिंग भी या बहुत इरिटेटिंग भी हो जाता है। कोई लोशन कोई उसमें टोटका भी मुश्किल से ही काम आता है। तो इसका जो आज परमानेंट एक हल है विंटर्स में ख़वातीन को, मर्दों को फेस ना करना पड़े, उस हवाले से गुफ्तगू जनाब करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर नुमेरा मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अच्छा, हमेशा जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी स्किन खुद बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त और निखरी हुई होती है, तो क्या वो सारी टिप्स आज आप हमारे शो में हमारी ऑडियंस को भी देने वाली है जो आप खुद अप्लाई करती हैं? हाँ जी, ज़रूर, हम बिल्कुल बताएंगे कि क्या इश्यूज विंटर्स में क्या डॉक्टर साहिबा सबसे ज़्यादा जो इशू ख़वातीन या मर्द फेस करते हैं वो क्या है? विंटर्स में एक्चुअली क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ही ह्यूमिडिटी कम होती है, ड्राई वेदर होता है, ड्राई खुश्क सर्दी होती है हमारे एशियन इलाकों में। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो भी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर लूज़ करती है और वहाँ से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो उसके लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि जितनी ज़्यादा आप मॉइस्चराइजेशन सर्दियों में कर सकते हैं वो करें। हमेशा ड्राई जो है गीले जब आप शावर लेते हैं उसके बाद अपना ड्राई मत करें, ओवर ड्राई ना करें, उसी के ऊपर आप मॉइस्चराइजिंग करें। तो यानी कि वेट बॉडी को ही मॉइस्चराइजर आपने ताकि वो जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, वो एनवायरनमेंट में लूज ना हो। और कुछ जो मॉइस्चराइजर ख़वातीन या मर्द यूज़ करते हैं उसमें अल्कोहल होती है। तो आपने हमेशा अपने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करने हैं कि उसमें अल्कोहल बेस ना हो, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग जो कि चेक नहीं भी करते हैं क्योंकि केयरलेस रवैया ही यूजुअली हमारे यहाँ देखा जाता है, तो बेसिकली ये जो सिंथेटिक अल्कोहल की आप बात करें, अगर ये हमारी क्रीम में या लोशन में है तो ये क्या करता है? उससे ड्राइनेस होती है। अल्कोहल जो है वो आप हमारी बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, जैसे सेब के ऊपर छिलका होता है, ऑरेंज के ऊपर छिलका होता है, उसको आप उसको पील करके रख देंगे, वो थोड़ी देर बाद ड्राई होना शुरू हो जाता है, उसका मॉइस्चर जो है वो लेवल लो हो जाता है। इसी तरह हमारी स्किन के ऊपर भी एक लिपिड बैरियर होता है। जब हम बहुत ज़्यादा हार्श यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स जिनमें अल्कोहल बेस्ड हो, कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा टोनर्स यूज़ करती हैं, वो क्या करते हैं आपकी स्किन के ऊपर से वो लेयर उतार देते हैं। तो वंस दैट लेयर इज़ गॉन, वो मॉइस्चर जो है एनवायरनमेंट में लूज होता है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने कभी कोई हर्बल टोटका किया है या करती हैं? हर्बल टोटका, क्योंकि आई एम श्योर के जो डॉक्टर्स अगर हर्बल करते होंगे तो उसके ऊपर भी उनकी पूरी मुकम्मल रिसर्च होती होगी। सो मैं जानना चाहती हूँ। हर्बल आई हैवंट ट्राइड ना, मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि हमारी स्किन की एक पीएच लेवल होती है, वो एसिडिक होती है, और अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें बीच में ऐड कर रहे हैं जो एल्कलाइन हो तो वो भी इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी फिर डिफरेंट इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें बहुत ध्यान से, बहुत ख्याल से कि हम क्या चीज़ अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करें। अच्छा, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा हर्बल और जो ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक और टोनिक और बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, आप उसके मैं नहीं रिकमेंड करती, मैं मेडिकल ग्रेड, क्योंकि चले हम आगे बढ़ते हैं, हम किसी की दुकान खराब नहीं करेंगे, हम जरा स्किन के मसाइल पर ही बात करेंगे। अगर आपको समझ, देखिए सोच समझ कर हमेशा, अगर आप किचन की भी कोई चीज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या आप कहीं से कोई चीज ऑर्गेनिक भी आप मंगवा रहे हैं, तो आप उसका एक्सपायर पड़े और आप पढ़े आपकी स्किन टाइप के, और जो चीज आप अप्लाई करें आपको उसके बारे में नोहा होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि हमारे लिए जो वाटर इनटेक है अगर वो भी बॉडी में कम हो जाए तब भी क्या ड्राइनेस बढ़ जाती है? क्योंकि सर्दियों में लोग 1 या 2 या 3 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं, तो सर्दियों और गर्मियों में तो 8 गिलास मिनिमम आपने वाटर इनटेक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली योर स्किन इज गोइंग टुवर्ड्स ड्राई। और इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं? और डिफरेंट स्किन कंडीशंस हैं, कुछ जो अनट्रीटेबल होते हैं, लोगों को यहाँ पता नहीं होता। दे हैव एक्जिमा, दे हैव डर्माटाइटिस, दे हैव सेबोरिक डर्माटाइटिस, सोराइसिस है, रोजेशिया है। यहाँ पे रोजेशिया बहुत लोगों को दे डोंट नो व्हाट रोजेशिया इज, तो रोजेशिया भी कॉज हो सकती है आपकी स्किन इश्यूज की। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, जिस तरह मैं हमेशा समझती हूँ कि मेरी भी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है और ख़वातीन की यूजली सेंसिटिव होती है, तो सर्दी के आने के साथ ही जब खुश्की बढ़ रही होती है तो आपकी जो हाथ होते हैं, कुछ लोगों की जिल्द होती है, वहाँ पे खुश्की से क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन में जो रेडनेस है वो बढ़ जाती है, इचिंग भी कुछ लोगों को हो जाती है। सो इसका क्योर क्या है और इससे कैसे बचना है वो बताइएगा।
वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लिपिड बैरियर होता है, अगर आप उसको डैमेज कर देते हैं तो उसके बाद ये सारे इश्यूज स्किन सेंसिटिविटी से रिलेटेड हो जाते हैं। तो उसके लिए यही रिकमेंडेड है कि जितनी ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन आप यूज़ कर सकें, बॉडी बटर्स काफ़ी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छे बॉडी बटर्स लें बजाय बॉडी मॉइस्चराइजिंग के जिनकी एक्सवेड ड्राई स्किन है। और जैसे कुछ खवातीन बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। एंड उसके बाद हमेशा किचन में भी, अपने किचन काउंटर पे भी, बेड साइड टेबल पे भी लोशन ज़रूर रखें ताकि इन केस आप भूल जाएं तो जस्ट आप बाद में अपना काम ख़त्म करके मॉइस्चराइज करें। और यही है कि वाटर का इस्तेमाल। डॉक्टर, हमारे हॉट शावर के बारे में बहुत सारे हम आर्टिकल्स अक्सर पढ़ते हैं, इससे भी ड्राइनेस होती है, हेयर फॉल होता है, स्किन मजीद ड्राई होती है। हाँ जी, जितना आप गर्म पानी लेंगे ऑब्वियसली वो आपकी स्किन को और ड्राई करेगा। वार्म वाटर से हेयर वॉश करें, वार्म वाटर से फेस वॉश करें, हैंड वॉश करें। बॉडी पे इसलिए इतना इफेक्ट नहीं आता कि सर्दियों में बॉडी मोस्टली कवर्ड होती है, तो वो मॉइस्चर लॉस इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप लोशन लगा के कपड़े पहन लेते हैं तो मॉइस्चर लॉस ज़्यादा, आपके हैंड्स एक्सपोज होते हैं, फेस एक्सपोज होता है, उस पर ड्राइनेस अमूमन ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर साहब, ड्राइनेस के अलावा और इन विंटर्स क्या इश्यूज होते हैं ख़वातीन को, मर्दों को यूजली? एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा अपने पेशेंट्स में भी नोटिस की है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, थोड़ी वो क्लाउडी वेदर होता है, वो सन ब्लॉक लगाना छोड़ देते हैं। आई गेस हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब सन ब्लॉक लगाने का वैसे कोई रिवाज या कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, मेकअप लगाना, बीबी क्रीम लगाना कोई खातून नहीं भूलेगी। नहीं, सन ब्लॉक आप सन ब्लॉक लगाना शुरू करें, आपकी स्किन के आधे मसले वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों को भी सन ब्लॉक बच्चों को भी लगाना चाहिए। अच्छा, अक्सर खवातीन कहती है कि बड़ी खपत है, कौन बच्चों को पकड़े, क्योंकि उसको फिर 3 आवर्स के बाद आपको दोबारा रिमूव करना होता है, फेस वॉश करना होता है, फिर दोबारा से अप्लाई करना होता है, तो इसका क्या पैटर्न है? अगर आप 3 आवर्स के भी लगा रहे हैं तो मेरा ख्याल है इट्स बेनिफिशियल, आप लगा तो रहे हैं। अगर आप वो उस रूटीन में नहीं जाना चाहते कि 3 आवर्स बाद दोबारा लगाएं, एटलीस्ट जब बच्चे बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं या उनका सन एक्सपोजर है, आप उनको ज़रूर सन ब्लॉक करें। तो बड़ों के लिए जो सन ब्लॉक हम यूज़ करें, बच्चों के लिए भी वही करना चाहिए? नहीं, बच्चों के स्पेसिफिक जो सन ब्लॉक्स हैं वो उनको लाजमी, अगर आपका बच्चे का एक्सपोजर है, अगर वो प्ले ग्राउंड में जा रहा है या बाहर खेलने का आदी है, तो आप उसको लाजमी सन ब्लॉक जो है वो लगवाएं। अच्छा, सर पर भी, बालों में भी खवातीन के, मर्दों की ड्राइनेस हो जाती है, उसके भी सेम ऑब्वियसली वही रीजन हैं या वो फिर डिफरेंट हो जाती है? वो डिफरेंट रीज़न होते हैं। कुछ लोगों को फंगल इश्यूज होते हैं बालों में, उसकी वजह से डैंड्रफ और ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सल्फेट वाले शैम्पूज़ यूज़ करते हैं, तो वो उससे क्या होता है कि आपके बालों की जो एक नेचुरल अंदर स्कैल्प पे लेयर होती है वो डैमेज होती है और डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए सल्फेट फ्री आप शैम्पूज़ यूज़ करें। उसमें जहाँ पे, यहाँ आप ऑर्गेनिक की बात करी थी, उसमें ऑर्गेनिक काफ़ी शैम्पूज़ अवेलेबल है मार्केट में, काफ़ी हर्बल शैम्पूज़ अवेलेबल हैं, वो मैं रिकमेंड करूँ क्योंकि उनमें सल्फेट्स नहीं होते हैं, इसलिए आप वो यूज़ करें। और ऑयलिंग बहुत से लोग नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि नहीं ऑयल नहीं लगाना, ऑयल बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, ऑयलिंग करनी चाहिए। उसके अलावा वही गर्म पानी से बाल वॉश ना करें, और जितना लिमिटेड है आप उतना बालों को वॉश करें। बहुत ज़्यादा, कुछ लोग सुबह भी शावर लेते हैं, रात को भी शावर लेते हैं, 2-3 टाइम शैम्पू लगाते हैं, तो ऑब्वियसली बाल ड्राई होंगे, उससे डैमेज बालों का वो बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो हेयर फॉल का एक मसला है मर्द ख़वातीन दोनों को, उससे भी बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हेयर फॉल वही फिर हम देखते हैं कि पेशेंट का क्राइटेरिया क्या है। ख़वातीन में मोस्टली PCOS का इशू आजकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसमें हेयर फॉल ही कंडीशन होती है। बहुत यंग गर्ल्स आती हैं मेरे पास 16-15 जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो फिर हम PCOS चेक कराते हैं। उसके अलावा वही मैंने आपको बताया, गलत जो प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, सल्फेट्स, आजकल जो मार्केट में सल्फेट वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। आपकी विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। विटामिन डी अमूमन हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं, तो एशियंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है। उसके अलावा जैसे प्रेगनेंसी के बाद स्किन के लिए, विटामिन सी स्किन के लिए अच्छा, लेकिन बालों में जो हेयर फॉल होता है विटामिन डी और आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, प्रेगनेंसी में के बाद कुछ लोगों को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इस तरह न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिन लोगों को होती है उनमें हेयर फॉल हो जाता है। तो वी हैव टू सी द क्राइटेरिया के इस पेशेंट की क्या कंडीशन है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब स्किन फूड क्या है या हेयर फूड
कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं आपकी बालों की ग्रोथ के लिए, सेहत के लिए, स्किन के लिए? देखिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए और आपकी डाइट में मोस्टली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए, और यही दो चीज़ें नहीं हैं। ये यहाँ पे एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि वेजिटेबल्स जो हैं वो रॉ नहीं आप ले सकते, उनको पका के ले। मेरा ख्याल है स्टीम्ड एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स जितनी बेनिफिशियल हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स उतना बेनिफिट नहीं देती हैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनका इंटेक रखें। अभी सर्दियाँ हैं, ऑरेंजेस आर वेरी गुड टू क्योर ड्राइनेस। जितना आपका सिट्रस इंटेक होगा, आपकी ड्राइनेस उतनी बेहतर होगी। देखिए, अल्लाह ने हर चीज़ में क्योर रखा हुआ है। अच्छा डॉक्टर भाई, जो हेयर फूड सप्लीमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक फूड या उस तरह से हम लोग नहीं खाते अब, और हम बायोटिन जाके आप 6000 mg ले हैं, 10,000 mg ले, और चलो जी अब हम बायोटिन हेयर फूड दे रहे हैं, सो ये वर्क करता है? इट वर्क्स। ऑब्वियसली आपकी बायोटिन जारी है, इनटेक है, लेकिन अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी है और आप बायोटिन खा रहे हैं तो ऑब्वियसली हेयर फॉल तो नहीं रुकेगा ना, आपको फिर आयरन खाना पड़ेगा। ठीक है, और आयरन डेफिशिएंसी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लोग चेक भी नहीं करवाते हैं यूजुअली। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम लोग जाएं और हम लोग देखेंगे हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, अगर हेयर फॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हम बस यही कहते थे कि भाई अगस्त का महीना है इसलिए हेयर फॉल हो रहा है, भाई दिसंबर विंटर्स आ रहे हैं इसलिए हेयर फॉल हो रहा है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, हम जरा इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये कितना गलत है कि कौन से महीने आ गए तो इस महीने में तो हेयर फॉल होगा ही होगा, और केयर ना कर पाना, बालों की प्रॉपर सप्लीमेंट्स ना लेना या ग़िज़ा का अच्छा ना होना। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टे विद अस। मेरी निमको की दुकान के लिए एक जलेबी वाला मिल जाए, बिजनेस तो। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक बार फिर से खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में जल्द से जो मुतालिक मसाइल हैं, ख़वातीन के हैं या मर्दों के हैं, और इसके साथ साथ बालों का जो गिर जाना है, हेयर फॉल और ड्राइनेस का हो जाना, उस हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ थी, नुमैरा साहिबा, वो कह रही थी कि हॉट शावर जो है वो भी आपके बालों में ड्राइनेस करता है, और इसके साथ साथ हम जो ऑयलिंग नहीं करते हैं और जो हर्बल टोटकाज मुख्तलिफ करते रहते हैं बगैर कोई रिसर्च किए, बगैर अपनी स्किन टाइप जाने, और जो ये ऑनलाइन शॉपिंग का जो क्रेज़ ख़वातीन में है, ऑर्गेनिक जो चीज़ें हम लोग ऑर्डर करवाते रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवेंचुअली हमें नुकसान पहुंचा रही होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, रिंकल्स भी ख़वातीन में एक कॉमन इशू है और ख़वातीन बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं अपनी ब्यूटी को लेकर, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनकी स्किन पर रिंकल्स आएँ। तो ड्राई स्किन से रिलेटेड ही है कि अगर किसी की ज़्यादा ड्राई स्किन होगी, हम केयर नहीं करेंगे, ख्याल नहीं करेंगे, तो रिंकल्स भी बढ़ जाएंगे? हाँ जी, एक वजह तो ड्राई स्किन है, दूसरी वजह जैसे कि मैंने आपको बताया सन ब्लॉक ना लगाना, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में UVA और UVB अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो सन की वजह से होती हैं, तो वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज करती है। इनसाइड स्किन डर्मिस को बहुत डैमेज करती है। तो जब आपका डर्मिस वीक हो जाता है तो ओवरऑल आपकी सुपरफिशियल स्किन पर रिंकल्स और एजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस पोल्यूशन आपने देखा है हमारे यहाँ पे बार बार कहना चाहूँगी कि जितने भी आज तक मैंने नियो पाकिस्तान में स्किन रिलेटेड शो किए हैं, उसमें कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट या जितने भी डॉक्टर्स या जितने भी एक्सपर्ट आए हैं हमेशा हमारे शो पर, उन्होंने जो नंबर 1 गाइड किया है ऑडियंस को, उन्होंने किया कि भाई जो सन ब्लॉक है वो दैट इज़ मस्ट। तो अब आप ये सोच लें कि आपके जो ड्रेसिंग पर इतने महंगे महंगे ब्रांड्स की जो कॉस्मेटिक और जो लिपस्टिक्स पड़ी होती हैं या जो फाउंडेशंस पड़ी होती हैं, वो तो आप मंगवाते, वो तो कभी ख़त्म हो नहीं सकती हैं, लेकिन सन ब्लॉक आई कैन गारंटी यू कि वो नहीं पड़ा होगा। डॉक्टर साहब, एक बार जो इंग्रेडिएंट्स हमने देखने हैं सन ब्लॉक के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक से पहले भी हम इसका जिक्र कर रहे थे, वो आप लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। दो तरह के सन ब्लॉक होते हैं, एक केमिकल सन ब्लॉक होता है और फिजिकल सन ब्लॉक होता है। तो हमने हमेशा फिजिकल सन ब्लॉक लेना है। फिजिकल सन ब्लॉक जो है वो आपकी स्किन के ऊपर एक शील्ड, एक लेयर बना देता है। उसमें ये है कि जो सन रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक डाइऑक्साइड लाजमी होना चाहिए। और उन सन ब्लॉक का अमूमन वाइट से कास्ट होता है, थोड़ा सा वाइटिश होता है, लेकिन वो ज़रूरी होता है एक लेयर बनाने के लिए ताकि रिफ्लेक्ट हो।
जो केमिकल सन ब्लॉक होते हैं वो मैं रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि वो सन रेज को अंदर आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं फिर ब्रेक करते हैं। तो जैसे कि हम एशियंस हैं, हमें फिर पिगमेंटेशन के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप फिजिकल सन ब्लॉक लें। सनस्क्रीन कुछ लोग यूज़ करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमने सन ब्लॉक ही लगाया था, इसलिए सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में भी डिफरेंस है। तो आपने बस देखना है कि इंग्रेडिएंट्स में जिंक डाइऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम जरा बात कर लेते हैं ख़वातीन के एक और बड़े मसले की, और वो है कि चेहरे पर, स्किन पर बालों का ज़्यादा उगाना, और ख़वातीन जिनके हार्मोन्स भी थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है इस हवाले से। तो अब तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी इस हवाले से आ चुकी हैं, लेकिन इसका हमने कई जगहों पर डैमेज भी देखा है। मैं बात कर रही हूँ हेयर लेज़र हेयर रिमूवल की, हाँ जी, कि वो भी हर जगह पर उस तरह से नहीं हो रहा। बहुत सारे क्लिनिक्स पर, इवन सैलून्स में भी अभी ट्रीटमेंट्स दी जा रही हैं। तो क्या ये सेफ है हमारी स्किन के लिए? देखिए, लेज़र सेफ है एज लॉन्ग एज द मशीन इज सेफ। तो हमेशा आप अपना डॉक्टर, जब भी आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हमेशा देखें कि वो कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हैं। आजकल गूगल है, आप मशीन का नाम लिखें, आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो ऑलवेज चेक कि कौन सी मशीन यूज़ हो रही है। डज द डॉक्टर नो कि आपकी क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि PCOS को ट्रीट करना, जो जिन लोगों में हेयर ग्रोथ होती है, मैनली हेयर ग्रोथ हो जाती है, उसको ट्रीट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमने हमेशा रिसर्च करनी है और फिर उसके बाद जाना है। वैसे लेज़र हेयर रिमूवल इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर डार्कर थिकर हेयर, और मशीन पे डिपेंड करता है। आजकल मार्केट में काफ़ी चाइनीज़, कोरियन मशीन्स हैं विच आर नॉट सेफ, बर्न के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऑलवेज लुक फॉर समथिंग दैट इज़ सेफ एंड रिकमेंड। डॉक्टर साहब, अब्दुल मनान ने हमें कॉल किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग अब्दुल मनान, क्या पूछेंगे आप? वालेकुम सलाम। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि मेरे ना सर्दियों में बाल गिरते हैं, तो इसका इलाज बता दीजिए। अच्छा, सर्दियों में बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल का प्रॉब्लम है अब्दुल मनान को, तो इसका इलाज, भाई पहले शो देखना था ना, पूरा बताया तो है जी डॉक्टर साहब। वही इनको अपने टेस्ट कराने चाहिए कि आयरन डेफिशिएंसी का टेस्ट। सर्दियों में मोस्टली आप इंडोर्स होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो विटामिन डी का टेस्ट कराएं। इस टेस्ट के बाद ही उनको पता चलेगा। बायोटिन लें, मीट खाएं ज़्यादा। कुछ लोग रेड मीट नहीं लेते हैं, उनको भी हेयर फॉल का इशू होता है, तो मीट लें। अच्छा, आपने बोला कि विटामिन डी, सर्दियां हैं, लोग ज़्यादा इंडोर भी रहते हैं, और कुछ लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो बड़ा प्रेफर करते हैं कि बाहर धूप में बैठो। वो पुराने कॉन्सेप्ट हैं, आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में अभी भी बहुत सारे घरों में रिवायती तरीके से विटामिन डी लिया जाता है सूरज की रोशनी से। तो ऐसे में एक जानिब तो आप विटामिन डी कंज्यूम कर रही है आपकी बॉडी, लेकिन दूसरी जानिब आपकी स्किन भी सन एक्सपोजर है। तो उसमें जो डॉक्टर साहिबा ने रिकमेंड किया सन ब्लॉक के हवाले से, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप अगर धूप ले रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं, तो आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि एक चीज़ अगर ले रहे हैं तो दूसरी चीज़ जाए नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत कॉमन ट्रीटमेंट्स में एक ट्रीटमेंट जिसका मैं जिक्र लाजमी आपसे करूँगी, दैट इज़ PRP। इस हवाले से बताएगा। ख़वातीन एक दूसरे को सिर्फ देखकर ही, अच्छा जी मेरी फ्रेंड ने करवाया, बहन ने करवाया, काज़न ने करवाया, तो चलो मैं भी PRP सेशन ले लेती हूँ। PRP सेशन लेने की ज़रूरत किन लोगों को पड़ती है और कब पड़ती है, और ये क्या वाकई ज़रूरी है और इसका इफ़ेक्ट है? हाँ जी, PRP इज़ वेरी फेमस। PRP काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, उसमें हेयर फॉल भी एक कंडीशन है। PRP लेकिन आपको मल्टीपल सेशन लेने पड़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक सेशन लेके कहते हैं कि नहीं ये तो हम पे काम नहीं किया। यू हैव टू टेक मिनिमम 3 to 6 सेशन टू सी कि आपका हेयर फॉलिकल अलाइव होता है कि नहीं होता। अब विच आई इंट्रोड्यूस्ड अभी पाकिस्तान में हेयर फिलर्स। अब हेयर फिलर्स हैं जिसमें स्पेसिफिक एंजाइम है और विटामिन है जो हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, एंड दे हेल्प योर हेयर विद हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ। जिनको पैटर्न बॉल्डनेस होती है, कुछ लोगों को एलोपेशिया भी होता है, तो इट रियली हेल्प्स विद दैट। ठीक है डॉक्टर साहिबा, अमीर हमजा ने हमें कॉल किया, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। रूह अफ़ज़ा के किचन में अनम, तो मुझे लग रहा है कि जनाब पूरी तैयारी कर बैठी है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अनम, क्या बनाया आज पे? खुशबू बड़ी मीठी मीठी आ रही थी आज। बिल्कुल नबीहा, आपको पता है आज मंडे है, तो हम रूह अफ़ज़ा के किचन में आज बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा गाजर का हलवा।
तो बड़ा ही मज़ेदार है। थोड़ा सा चेंज मैंने इसमें ये किया है कि जब मैंने गाजर जो थी तकरीबन 1 से 1.5 किलो मैंने गाजर ली थी, उसको श्रेड कर लिया था। जब मैंने उसको बॉईल करने के लिए रखा था तब उसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है रूह अफ़ज़ा डाल दिया था ताकि अच्छी तरीके से उसके अंदर रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर आ जाए। जैसे ही उसका पानी ड्राई हो जाएगा, गाजर ने अपना भी पानी छोड़ना है और उसके बाद जो है तकरीबन 1 ग्लास मैंने पानी और एक्स्ट्रा भी डाला है इसके अंदर ताकि गाजर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद खोया डाला है आपने कि अभी तक नहीं डाला? जी मैंने खोया डाल दिया है और मैं बस जो है 1-8 मिनट जरा उसको कुक कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं हमदर्द का जो शहद है वो इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करूंगी। वेरी नाइस। सिर्फ फ्लेवर के लिए तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के करीब, दैट्स इट, फ्लेवर के लिए। और इसके साथ इट्स अ वेरी हेल्दी इंग्रेडिएंट। अगर आप विंटर्स में अपने किसी भी डिश में यूज करते हैं, किसी भी मीठे में यूज करते हैं, किसी भी ड्रिंक में यूज करते हैं या हलवे में ऑब्वियसली करते हैं, तो हमदर्द का जो शहद है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और खासकर आजकल स्मोक वगैरह पानी में भी मिक्स करके अगर शहद का इस्तेमाल करें तो खांसी वगैरह बिल्कुल जो है वो गायब हो जाएगी। बिल्कुल। उसके बाद जो है गाजर। अच्छा अनम हमदर्द के शहद के साथ साथ एप्पल साइडर भी पड़ा हुआ है जी, तो ये वेट लॉस जो लोग कर रहे हैं, परफेक्ट वेट लॉस, जिनको पराठों की क्रेविंग होती है अक्सर विंटर्स में बहुत ज्यादा, मेरी तरह के जो लोग होते हैं वो अगर मॉर्निंग में वार्म वाटर के साथ, मेरी तरह के भी मिला ले, चले हमारे जैसे मिले जुले जो लोग होते हैं वो अगर वार्म वाटर में विनेगर जो है वो यूज करें तो आपको जो भूख है वो कम लगती है। और आपको पता है कि इसका सिंपल सा तरीका है, तकरीबन एक जो है आपने रूम टेम्परेचर वाटर ले लिया या स्लाइट सा वार्म लेना, उसमें 1 टेबलस्पून जो है एप्पल साइडर विनेगर है आपने यूज करना है उसके अंदर। और उसके बाद जो है आपको पता है कि ये रियल एप्पल से बनता है, उसकी फर्मेंटेशन के बाद एप्पल साइडर विनेगर जो है वो रेडी होता है। और आपको पता है कि ये अभी ही हाल में ही उन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा नबीहा, मैं आपको गाजर के हलवे की थोड़ी सी रेसिपी बता रही थी, वो ये है कि जैसे ही गाजर का पानी ड्राई हो जाना है आपने उसमें तकरीबन 1 कप के करीब घी ऐड कर देना है। जैसे ही घी ऐड करेंगे आपने गाजर को अच्छी तरीके से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने कर दी